नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं. बेटा, तुमची आता आता परीक्षा संपत आलेली आहे, राइट? म्हणजे आपकी जो भी एग्जाम्स है वो अभी खत्म होने को आ रही है. डेफिनेटली आपका बायो का पेपर है और बायो के पेपर्स के साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई है वो एक इतने लेवल पे आ चुकी है बेटा कि आप अगर थोड़ा सा और पुश करो तो आपकी सीटें निकल जाएगी. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी अगर मान लो यही मोमेंटम है ना, जो पढ़ाई की जो आदत जो आपकी पिछले एक महीने में लगी हुई है, अगर मान लो यही चीज आप आने वाले एक महीने और कंटिन्यू रखते हो तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी, सीट आपकी होगी. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ना नहीं है. जैसे ही बायो का पेपर होता है वैसे सीधा अपने काम पे लगना है. दैट इज टारगेट MSTCT, राइट? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अभियान 2.0 इस सीरीज में एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म. ऑब्वियसली ये आपके सीईटी में नहीं है और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आता है. यानी 11th तो बोर्ड होता नहीं है, ठीक है, 12th बोर्ड होता है. 12th बोर्ड का मैग्नेटिज्म अलग है. यहां पे कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें आपको दी गई है रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, तो वही मैं आज आपकी कवर कराने जा रहा हूं, राइट? द चैप्टर विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि चैप्टर इटसेल्फ एक बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले हैं. कुछ एक दो फॉर्मूले अगर आप उतना भी आप समझ लेते हो तो दैट इज वेल एंड गुड. ओके, सो आई एम सुशांत, योर फिजिक्स टीचर. I welcome you all on this India's amazing educational platform that is physics वाला. ओके, शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म. तो क्या देखने वाले हम यहाँ पे? ऑब्वियसली हम जो हमेशा देखते हैं डायरेक्ट सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम उसी तरीके से हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे. उसके बाद थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में देखेंगे क्योंकि बार मैग्नेट की चीजें जो है वो हमको सामने काम में आने वाली है. उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग. सीधी सी बात है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है, यानी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके सेम फॉर्मूले थोड़े से चेंज करके सेम फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं. ये मैं आपको बताऊंगा सामने, दैट विल बी वेरी इजी. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और अर्थ्स मैग्नेटिज्म. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको यहां पे करना है. अब देखो, एज दिस चैप्टर इज नॉन सीईटी, यानी सीईटी में आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें आपको सामने काम में आने वाली है, राइट? सामने चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे बेटा हम इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में मैं स्ट्रेट अवे एक ही चीज बोलूंगा कि फिजिक्स में जो हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज चार्ज. एक चार्ज ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बराबर? अगर चार्ज ये रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज अगर मोशन में हो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स. तो बेसिकली यहां पे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स देख रहे हैं बेटा, बराबर है? यानी जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आती है. तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा क्या कि आप जो भी फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा, है ना, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. अभी आपको तो सबको पता हो गया होगा, राइट? अब फिजिकल क्वांटिटी में हम यहां पे क्या देख रहे हैं बेटा? चार्ज के बारे में देख रहे हैं. किसके बारे में देख रहे हैं हम? चार्ज के बारे में देख रहे हैं. कि जैसे हम बायो में एक लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एक कोई भी केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वैसे फिजिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं. अब चार्ज में चार्ज की स्टडी दो कंडीशन में करेंगे हम. या तो चार्ज रेस्ट में होगा तब उसकी हम स्टडी करेंगे, या फिर चार्ज जो है वो मोशन में होगा तब उसकी हम स्टडी करेंगे. अभी स्टडी करेंगे यानी क्या, उसका कितना वेलोसिटी है, क्या ये वो देखने वाले हैं, क्या नहीं, उससे एसोसिएटेड फिनोमिना. तो जब भी आप चार्ज की स्टडी रेस्ट पे करोगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और अगर चार्ज की स्टडी आप मोशन में करते हो तो उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स. उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोडायनामिक्स. अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसा हो गया आपका करंट हो जाता है, बराबर है? उसी के साथ साथ आपका मैग्नेटिज्म हो जाता है,
है ना। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे वो भी इसी के अंडर आएगा, है ना। किसके अंडर आएगा? दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आएगा। तो बेसिकली हम चार्ज में ड्वेल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंडर पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्ज ऑफ रेस्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें देखते हो। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या देखते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने से अच्छा फील्ड और पोटेंशियल लिखवा देता हूं बस, ठीक है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और हम देखते हैं बेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इस 11th स्टैंडर्ड में देख लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं। दैट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, राइट। आई होप दिस ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू दिस इलेक्ट्रो डायनामिक्स इज ऑल क्लियर। अभी अगर मैं चलता हूं इस पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म ये कंसेप्ट में, तो बेटा मैग्नेटिज्म का डिस्कवरी बहुत पहले हो चुका है, बहुत बहुत, है ना। लेकिन उनका साइंटिफिक स्टडी करना बहुत लेट शुरू हुआ, है ना। लाइक आपका 20s में आप पकड़ के चलो कि उसकी एक थोरो स्टडी होने लगी, उनके फील्ड के बारे में स्टडी होने लगी, ये सारी चीजें। कुछ बहुत फेमस नाम है जैसे हैंस ओरियस्टेड है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, ये सारे लोगों ने बेटा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फॉर द स्टडी ऑफ मॅग्नेटिझम। समजत आहे मी काय म्हणतोय? म्हणजे काही सायंटिस्ट आहेत जसं गिल्बर्ट झालेत, तुमचे ओरियस्टेड झालेत, ठीक आहे, त्यानंतर मॅक्सवेल झालेत, ह्या सगळ्यांनी मॅग्नेटिझमची स्टडी करण्यासाठी आपल्याला खूप जास्ती हेल्प केली आहे। जसं ओरियस्टेडने आपल्याला सांगितलं आहे की करंट कॅरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बरोबर। त्याच प्रकारे जेम्स मॅक्सवेल सांगतात की मॅग्नेटिझम आणि इलेक्ट्रिक फोर्स, समजत आहे मी काय म्हणतो, की मॅग्नेटिझम आणि तुमचं करंट हे काय है बेटा? एकाच सिक्के दोन बाजू आहेत, है ना। यानी आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया और आपका मैग्नेटिज्म हो गया, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि यही चीज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से लिंक होती है। तो बेसिक चीज आप ध्यान में रखो, है ना, बेसिक चीज आप ध्यान में रखो क्या, यानी साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान में रख सकते हो क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स magnetic field around it। आई बात ध्यान में? यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट बहेगा एक कंडक्टर से, तो अपने आजू बाजू क्या क्रिएट करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये किन्होंने बताया है? ये ओरियस्टेड ने बताया। ये कौन बता रहे हैं? ये मैक्सवेल बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर दी टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन, है ना। एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत। ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखो एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, बराबर। अब सीधी सी बात है, अगर हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज है, तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो कोई भी अगर मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर है, तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। सी, you have studied properties of electric lines of force earlier in the chapter on electrostatics. In a similar manner, magnetic lines of force originates from the north pole and ends at the south pole, है ना। आपको अगर याद आ रहा हो तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे थे, प्लस और माइनस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलती थी और माइनस में जाके क्या हो जाती थी बेटा? एंड हो जाती थी, अगर आपको याद आ रहा है, बराबर है। सेम उसी तरीके से जो भी हमारा बार मैग्नेट होता है, वहां पे क्या होता है बेटा? आपके नॉर्थ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में जाके
खत्म हो जाती है। एक्चुअली खत्म नहीं होती, ये क्लोज्ड लूप फॉर्म होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस से निकलती है, माइनस में एंड होती है, यहां पे एंड नहीं होती, इट फॉर्म्स द क्लोज लूप। हम ये सामने देखेंगे, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसी तरीके से सोलेनॉइड होता है बेटा। देखो एक ऐसा वायर जो कुछ इस तरीके से वाउंड होगा, और अगर मान लो आपने उसके थ्रू क्या भेजा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी भेजा, बराबर है, तो इसके अंदर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सेम इसी तरीके से यहां पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो ऑल्सो फॉर्म्स व्हाट, लूप्स। समझ में आ रहा है? जो क्या फॉर्म करेगी बेटा, लूप्स फॉर्म करेगी। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, उस तरीके से मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हो नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सोलेनॉइड है। अगर मान लो सोलेनॉइड से करंट आप भेज रहे हो, तो उसका एक एंड साउथ और दूसरा एंड नॉर्थ बिहेव करता है, तो नॉर्थ से लाइंस निकलेगी और साउथ में साउथ पे आके फिर से वापस से कंटिन्यू होके नॉर्थ से निकलेगी। तो बेसिकली यहां पे ये लूप फॉर्म होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में लूप फॉर्म नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एज इट इज जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी है, वो एज इट इज हमको पढ़नी है, उसमें कुछ भी चीजें हमको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो बेटा, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनॉइड। या तो आप मैग्नेट पकड़ो या फिर आप सोलेनॉइड पकड़ो, इट फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप्स। ये जो मैंने आपको पहला ये बताया है, क्या बोलते हैं अपना, प्रॉपर्टीज बताई है, दैट इट फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे एज सच ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं ओरिजिनेट हो रहा है और कहीं खत्म हो रहा है। यहां पे जो है लूप फॉर्म होती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होते हुए दिखती है, साउथ की तरफ आते हुए दिखती है आउटसाइड द बार मैग्नेट, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलती है। यहां पे आप देखो, बाहर देखो नॉर्थ से साउथ आ रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर देखो साउथ से नॉर्थ जा रही है। सेम यहां पे सोलेनॉइड पे भी आपको देखने को मिलेगा, बराबर। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये सेम प्रॉपर्टी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताई है, क्या कि अगर कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, अगर इस इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसकी फील्ड लाइंस है, अगर मान लो यहां पे हमको निकालना है तो उसको हम टेंजेंट ड्रॉ करते, यहां पे निकालनी है तो मान लो हम इसको यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते, यहां पे निकालनी है, अरे सॉरी एक सेकेंड उल्टा कर दिया मैंने, इधर से निकल रही है ना, हाँ यहां पे अगर निकालनी है तो ये साइड इस डायरेक्शन में हम टेंजेंट ड्रॉ करते, अगर यहां निकालनी है तो यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बराबर है। अगर मान लो यहां पे फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम इसको टेंजेंट निकालते। यानी कहीं पे भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उस जगह पे टेंजेंट बना देना है, जो भी टेंजेंट रहेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, then the number of lines of force crossing per unit area decides magnitude of the magnetic field। अब जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फाइव बाई ए। इन द सेम वे जो हमारा B होता है, B इज इक्वल टू फाइव बाई ए होता है, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यानी एक हाथ पर्टिकुलर एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होगी उतना ज्यादा वहां पे क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो मैं आपको यहां पे डायग्राम से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी एक एरिया ले लिया, मान लो यहां पे मैंने एक एरिया ले लिया, तो आप यहां पे देख सकते हो बस दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे क्रॉस हो रही है, तो सीधी सी बात है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कम। लेकिन अगर मैं वही एरिया यहां लूंगा तो आप देख सकते हो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे कट हो रही है, तो सीधी सी बात है यहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पे कम। आणि असं का बरं, जेवढ्या कमी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तेवढी कमी फील्ड, जेवढी जास्त मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तेवढी जास्त फील्ड, हे लक्षात ठेवायचं। म्हणजे एक पर्टिक्युलर एरियामधून बघा ना, एवढाच एरिया इथे ठेवतोय आणि तेवढाच एरिया इथे ठेवतोय, तर इथे 7-8 लाईन क्रॉस होतोय, इथे 2च क्रॉस होतोय, म्हणजे इथे मैग्नेटिक फील्ड कमी आणि इथे जास्त, हे लक्षात ठेवायचं। ठीक है बेटा, आई होप दैट इज प्रीटी क्लियर। ठीक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद
द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, क्यों कि अगर ऐसा होगा तो एक जगह पे आपको दो डायरेक्शन होंगी। इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो रही है, लेकिन अगर मान लो एक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, और मान लो मुझे यहां पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अब मैं टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूंगा? क्या मैं इधर ड्रॉ करूंगा या फिर इधर ड्रॉ करूंगा? बराबर। और ऐसा कभी नहीं होता, यानी एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दे विल नेवर इंटरसेक्ट। आई होप दिस आई कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रीटी क्लियर। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। फाइन। उसके बाद हम टॉपिक देखेंगे बेटा, दैट इज बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट बेटा? बार मैग्नेट। ओके, अब बार मैग्नेट के बारे में तो आपको काफी कुछ पता है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं है, दैट इज काफी कुछ पता है यहाँ पे आपको। चलते हैं। अच्छा, उसके पहले जो है यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखवा के मिटा दिए थे, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो B है दैट B इज इक्वल टू होता है phi by A, वेयर phi इज द फ्लक्स दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन द वेबर। Weber per meter square is nothing but the Tesla, because Tesla is the unit of magnetic field, right? तो आप ध्यान में रखना कि ये जो भी phi है that is calculated और measured in the Weber, ठीक है? सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, और एरिया तो मीटर स्क्वायर में तो होता ही है, राइट? नाउ द बार मैग्नेट। अभी आपको पता है बार मैग्नेट कुछ ऐसा एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है ना? आपको पता है, राइट? उसमें हम देखते हैं दो पोल होते हैं, सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, नॉर्थ को हम प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और साउथ को माइनस क्यू एम से डिनोट करते हैं, दैट इज इट इज द पोल स्ट्रेंथ। जैसा प्लस माइनस क्या होता है बेटा? हमारा चार्ज होता है, उसी तरीके से प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, है ना? हालांकि ये दोनों कभी अलग नहीं होते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमेशा आपको सिंगल एक एटम में भी मिलेगा, है ना? यानी अगर आप मैग्नेट को कितना भी कट करते चलो तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं मिलेंगे, राइट? बट फिर भी हम उसको दर्शाते हैं दैट इज पोल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। तो माइनस क्यू एम इज द पोल स्ट्रेंथ फॉर द साउथ एंड प्लस क्यू एम इज द पोल स्ट्रेंथ फॉर द नॉर्थ। नाउ देयर आर सम terms that you must remember about this particular bar magnet, and what is that? The first one is the axis, and it is very simple. क्या है बेटा? क्या है? it is यानी क्या है ये? कोई भी लाइन जो नॉर्थ और साउथ से पास हो रही होगी उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सिस, बराबर। अब दूसरी लाइन आपको दिख रही है क्या? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, है ना? एंड पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, उसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेटर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? इक्वेटर। देखो नेक्स्ट चीज यहां पे इक्वेटर ही आपको मिलेगी। तो इक्वेटर क्या है? इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, दैट इज इक्वेटर। द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड एज इट्स एक्सिस, दैट इज फॉर श्योर। अब कुछ चीजें, दैट इज ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है बेटा? जहां से ये मैग्नेट शुरू हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, ये लेंथ को बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक लेंथ। ओके, और मैग्नेटिक लेंथ किसको बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द साउथ एंड द नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ और साउथ ये एग्जैक्ट एंड पे नहीं होते बार मैग्नेट के, बराबर है, वो थोड़े से अंदर होते हैं, इसलिए ये जो हमारी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द ज्योमेट्रिक लेंथ। यूजुअली मैग्नेटिक लेंथ को ट्वाइस एल से दर्शाया जाता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, सब चीज अच्छे से ध्यान में लो कि अगर मान लो मुझे बार मैग्नेट के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है, तो आपको पता है बार मैग्नेट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है? सॉरी, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली पैरेललोपाइड होता है वो, लेकिन दिखने में हमको सामने से क्या दिखता है बेटा? रेक्टेंगुलर दिखता है, ठीक है? जो भी पोल्स होते हैं वो एंड पे नहीं होते, थोड़े से अंदर होते हैं। मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, राइट? तो जो भी लाइन, ठीक है बेटा, जो भी लाइन हमारी नॉर्थ और साउथ से पास होगी इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सिस, बराबर है। जो लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगी और पासिंग टू द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट होगी उसको बोलेंगे हम इक्वेटर, बराबर। जो लेंथ स्टार्ट टू एंड बार मैग्नेट की होंगी उसके बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक लेंथ, बोलेंगे GL। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल इसे क्या बोलेंगे हम? दैट इज मैग्नेटिक लेंथ,
बराबर। मैग्नेटिक लेंथ को ट्वाइस एल से भी दर्शाया जाता है, यानी यही चीज मैंने यहां पर अलग से निकाल के बताई है ताकि आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आ जाए अबाउट दी बार मैग्नेट। ओके, अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, दैट इज हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है आपके तरफ, है ना, बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं। हमको बार मैग्नेट की स्टडी है, एंड दैट इज इट। तो ये एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेटर हो गया, और मैग्नेटिक लेंथ, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या, कि ज्योमेट्रिक लेंथ अलग होती है, मैग्नेटिक लेंथ अलग होती है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी मैग्नेटिक लेंथ होती है इट इज 5/6 ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि ज्योमेट्रिक लेंथ अगर मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी रहेगी, इसको मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा मुझे 5/6, तो 6 कैंसिल, 5 सेंटीमीटर विल बी व्हाट, मैग्नेटिक लेंथ। रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज जो भी मैग्नेटिक लेंथ होगी इट इज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिक लेंथ, उससे बड़ी नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान में रखना, है ना। तो यहां पे एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने बता दिया कि अगर ज्योमेट्रिक लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी तो मैग्नेटिक लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि डाइपोल अगर मैं रखता हूं स्पेस में, है ना, तो उसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके इक्वेटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रेट अवे हमने वो फॉर्मूलेस देखे थे। अगर मैं उसी की याद करूं तो आपको अगर याद आ रहा हो तो जो भी E एट द एक्सिस होगा वो कितना था, 1/4πε0 ट्वाइस P/r³। क्या था वो, ट्वाइस P/r³। P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P = ट्वाइस QL से डिनोट करते थे, अगर आपको याद आ रहा है। उसी तरीके से अगर E एट इक्वेटर की बात करूं मैं तो वो होता था 1/4πε0, ओके, P/r³ होता था, 2 नहीं होता था, P/r³ होता था। तो इससे हमने एक रिलेशन निकाला था कि जो भी E एक्सिस है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स E ऑफ द इक्वेटर, है ना। तो सेम चीज आपको यहां मिलेगी, बिल्कुल सेम चीज। यहां पे जैसा कांस्टेंट 1/4πε0 है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट हमेशा आपको ध्यान में रखना वो मिलता है μ0/4π। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा ये 1/4πε0 है वैसा ये μ0/4π होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो फॉर्मूलेस कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि बी एक्सिस पे आपको फॉर्मूला मिला है μ0/4π ट्वाइस m/r³। आपको दिख रहा है बेटा ये वैल्यू, राइट, आपको दिख रही है, क्लियर कट वैल्यू दिख रही है आपको, बराबर। यहां पे m क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, में लिख दूं मैग्नेटिक, ओके, डाइपोल मोमेंट। वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ट्वाइस QM × L। वहां पे ट्वाइस QL था, Q क्या था, चार्ज, QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये मैंने पहले ही बताया आपको। QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये पहले ही बताया मैंने आपको। तो सेम चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे देखो आप फॉर्मूला आप देख सकते हो, दैट इज μ0/4π ट्वाइस m/r³, μ0/4π m/r³। यानी एक्सिस पे देखो ये बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखो P पॉइंट पे, विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम व्हाट, द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है, μ0/4π ट्वाइस m/r³, और यहां पे क्या है, μ0/4π m/r³। अब ये क्या है बेटा, इक्वेटर पे, यानी सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पे। कुछ समझा मैंने क्या बताया, देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि अगर मैं डाइपोल लेता हूं तो डाइपोल के एक्सिस पे, अब ये लाइन एक्सिस हो गया, मान लो ये P पॉइंट है, तो डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, ये अगर मुझे निकालना है तो कितना था वो, 1/4πε0 ट्वाइस P/r³। ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। अब मैंने आपको यह बताया कि सेम मैग्नेटिक मटेरियल, बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे यानी P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, μ0/4π ट्वाइस m/r³। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, बराबर।
अब देखो बेटा, यहां पे सीधी सी बात है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी के जगह यहां पे एम है, आर के जगह आर तो है ही है, सीधी सी बात है। इन द सेम वे अगर आप इक्वेटर की बात करते हो, यानी अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो यहां पे इक्वेटर पे, यहां पे, तो यहां पे पी बाई आर क्यूब होता है, 2 नहीं होता, यानी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली 2 नहीं रहेगा। यहां पे भी देखो पूरा फॉर्मूला सेम है, खाली 2 नहीं रहेगा, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बस आप इतना ध्यान में रखो बच्चा लोग, क्या आप ध्यान में रखोगे कि अगर एक बार मैग्नेट है तो उसके एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला ये होता है, एंड क्यू एम इज द पोल स्ट्रेंथ। और अगर वही मैग्नेटिक फील्ड आपको उसके इक्वेटर पे पूछी गई है तो बस इस फॉर्मूले से 2 निकाल दो, आपका जो भी फॉर्मूला आएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब। ओके, तो मैं इन दोनों फॉर्मूले से ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी मेरा बी एक्सिस है इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी ऑफ इक्वेटर होगा, सेम, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, अब चलेंगे और एक चीज, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये एनालॉग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, सेम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में क्या सिमिलैरिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी ये चार्ज होता है और वहां पे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जो मैग्नेटिज्म है वो तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चार्ज से ओरिजिनेट होता है। इसकी स्टडी आपको 12th स्टैंडर्ड में है, 11th में नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। तो यहां पे चार्ज है ना, यहां पे पोल्स है, बराबर। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दर्शाते हैं, यहां पे बी से दर्शाते हैं। यहां पे कांस्टेंट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, देखो कांस्टेंट। डाइपोल मोमेंट में P इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल, बराबर। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की चार्ज की तरफ होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो ट्वाइस एल इंटू क्यू एम, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी फोर्स रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां पे सेम होगा क्यू एम इंटू बी। अगर आप कोई भी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू एम इंटू बी। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड है ना इन द डाइपोल, वो कितना, इलेक्ट्रिक डाइपोल वो कितना होता है, यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, वहां पे क्या होगा माइनस एम डॉट बी। फाइन। कूलम्स लॉ आपको पता है, यहां पे ऐसा कोई लॉ हमारे पास नहीं होता। उसके बाद एक्सियल फील्ड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। यहां पे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब, और यहां पे भी सेम एज दैट ऑफ व्हाट दी गिवन ऑलरेडी इन द प्रीवियस स्लाइड्स। अब मैं सामने चलूंगा, हमने एक्सिस पे देख ली, हमने इक्वेटर पे देख लिया। अब अगर एक्सिस और इक्वेटर को छोड़ के कोई दूसरा पॉइंट पकड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बार मैग्नेट है और ये यहां से सेंटर से मैं ये यहां पे आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहता हूं तो कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कैसे करेंगे, देखो सीधी सी बात है, ये जो भी मेरा पी है उसमें दोनों कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे। समझ में आ रहा है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं इधर ये वाला कंपोनेंट देखूं और ये वाला कंपोनेंट देखूं, तो आपको पता है ये वाले कंपोनेंट में आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब, बराबर। और ये वाले कंपोनेंट में था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब, है ना। समझ में आ रहा है। यानी ये चीजें थी, हमने अभी अभी देखा था कि इक्वेटर पे ये कंपोनेंट होता है और इसमें ये कंपोनेंट इन द सेंस ये फील्ड होती है और इसमें ये फील्ड होती है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है और वर्टिकल भी आ रहा है। जब आप इन दोनों के लिए सॉल्व करते हो तो आपको जो जो भी मेरा बी है ना, मैं लिख देता हूं द मैग्नेटिक फील्ड ओके, द मैग्नेटिक फील्ड at point P, which is at distance
आर फ्रॉम सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, ओके, एंड नॉट ऑन एक्सिस और इक्वेटर। मैं ऐसा लिख दूं, यानी वो जो पॉइंट है वो ना ही आपके एक्सिस में है और ना ही आपके इक्वेटर पे है। तो ऐसे पॉइंट पे जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1. Now what is theta? The angle made by that R with the axis. ये देखो आपको एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, थीटा एंगल बना है, बराबर। तो अगर एंगल थीटा बनाता है और R डिस्टेंस पे है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बराबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि ये पॉइंट पे है ना, जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है ना, और ये वर्टिकल है, तो ये पॉइंट जो कि इधर डिनोट कर रहा है रिजल्टेंट, बराबर है, तो उसके ये दो कंपोनेंट हमने बना दिए हैं, बराबर। तो जो भी ये दो कंपोनेंट है वो यहां से और यहां से मिलते हैं, दोनों को एडजस्ट करके हमको आंसर मिलता है, उसके डेरिवेशन में जाने की हमको जरूरत नहीं है, फाइन। बस इतना ध्यान में रखना कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको ये मिलती है। खैर ना ही आपको ये सीईटी में पूछेगा कोई और ना ही आपको बोर्ड में पूछने वाला है, इसलिए इसको हम ज्यादा और डिटेल में नहीं ले रहे हैं। बस इसको इतना ही ध्यान में रखना कि इक्वेटर पे कितना फील्ड, एक्सिस पे कितना होता है फील्ड, फॉर्मूला, ठीक है। और अगर कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पकड़ रहे जो कि ना कि एक्सिस पे और इक्वेटर पे है, तो वहां पे फील्ड कितना, तो इतना, दैट्स इट। ये बात ध्यान में रखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको हिंट देता हूं एंड दैट विल बी वेरी इजीली सॉल्व्ड। कैसे, देखो, अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है दैट इज एम्पियर मीटर होता है, ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। Calculate its magnetic field at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल ऑन, पहला एक्सिस और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन। देखो पहला एक्सिस और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर मैं पहले की बात करूं, है ना, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला क्या बोल रहा है, एक्सिस, तो बी एक्सिस कितना होता है बेटा, बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब, बराबर। देखो आपको m दिया है, आपको r दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी दी गई है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, ये यहां पे दिए देखो -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू ये कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 का क्यूब में कर दूं, बराबर। अब देखो ये 4 पाई यहां पे कैंसिल हो जाता है, 0.5 इंटू 2 हो जाता है 1, तो मैं खाली यहां पे 10 टू द पावर -7 लिख देता हूं, बराबर। और यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी 2 को हम 2 इंटू 10 टू द पावर -1 करके लिख सकते हैं। उसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और सॉरी ये जो है ये -3 आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, बराबर। तो बी एक्सिस ये कितना मिलेगा आपको 1/8 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना, ये दिख रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अभी 1.8 यानी मेरे हिसाब से 0.125 होता है ना, यस 0.125 इंटू 10 टू द पावर -4, तो आपको वैल्यू मिल जाती है 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, या फिर इसी को आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो दैट इज व्हाट बी एक्सिस। अब आपको पूछा है बी इक्वेटर, है ना, तो या तो आप डायरेक्टली यहां से 2 निकाल दो आपको और पूरी वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो, या फिर आप सीधा सीधा ये कर सकते हो क्या कि हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या कि जो भी हमारा बी एक्सिस है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ऑफ इक्वेटर।
तो सीधी सी बात है, जो हमारा बी ऑफ इक्वेटर है दैट इज इक्वल टू बी ऑफ एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है ना। तो बी ऑफ एक्सिस कितना है, 1.25 इंटू 10⁻⁻5 है, बराबर है। यहां पे 4 ही लिख दिया हूं मैंने गलती से, एक सेकेंड, दैट इज -5 टेस्ला है ना। ये 1 पॉइंट हमने उधर शिफ्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.6 है ना 25 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो आप यहां पे देख सकते हो बी एक्सिस और बी इक्वेटर का हमने सीधा सीधा फॉर्मूला डाल के वैल्यू जो है वो निकाल ली, और कोई ऐसी यहां पे बड़ी बात है नहीं कि आपको निकालने में दिक्कत हो। अगर यही चीज आपको एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे पूछता है, यानी कहां पे पूछता है, मान लो ये इस तरीके से थीटा दे के पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको थीटा की वैल्यू दी रहती है, थीटा वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो थीटा 0 है ना, यानी थीटा 0 यानी ये लाइन एक्सिस पे ही है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, सो 1 इंटू 3 3 3 प्लस 1 4 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, सो म्यू नॉट अपॉन 4.2m/r³। देखो अपना एक्सिस वाला फॉर्मूला आ गया। और अगर मान लो आपका इक्वेटर पे है तो थीटा कितना हो जाता है 90, है ना, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, +1 यानी रूट के बाहर 1 निकलेगा तो 1, सो म्यू नॉट अपॉन 4πm/r³, यानी सीधी सी बात है आपको इक्वेटर पे वही वैल्यू मिल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, ओके फाइन, आई होप दैट इज क्लियर। So that is it, that is it. Moving on to the next topic, that is Gauss law of magnetism। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। अब हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, बराबर है, आपको पता है वहां पे कि जो भी फ्लक्स था, है ना, थ्रू द क्लोज सरफेस इज नथिंग बट व्हाट, चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बेटा 0 होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, बिकॉज सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट। लेट मी टेल यू द एग्जांपल। देखो फॉर एग्जांपल ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया +q। अब सीधी सी बात है, यहां से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, है ना, तो सिर्फ बाहर निकल रही है, वापस से अंदर आ रही है क्या, नहीं। तो इस सरफेस से जो भी फ्लक्स रहेगा दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे दो चार्ज रखता हूं, एक -q रखता हूं और एक +q रखता हूं, सेम मैग्नीट्यूड के, यानी ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी उतनी ही फील्ड लाइंस यहां पे अंदर आएगी। तो यहां पे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, 0। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रख दिया, मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे आपने एक सरफेस रख दिया, देखो तो जितनी लाइंस अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, तो इससे भी फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 अकॉर्डिंग टू द गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है, देखो एनक्लोज्ड सरफेस की बात चल रही है, एक सिंगल सरफेस की बात नहीं चल रही है, ये एनक्लोज्ड है, ये स्पीयर है, समझ लो स्पीयर है ये, तो स्पीयर के अंदर आएंगी लाइन जितनी उतनी ही बाहर जाएगी, तो फ्लक्स 0। समझ में आ रहा। लेकिन अगर मान लो मैं एक सिंगल सरफेस लेता हूं कुछ इस तरीके से, है ना, अब यहां से अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, बराबर, तो यहां से 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये लाइन क्या हो रही है बेटा, कट कर रही है, वापस ऐसे घूम के इधर थोड़ी आ रही है, या फिर इधर गई तो वापस थोड़ी ना इधर आ रही है, तो जितनी एक डायरेक्शन में जा रही है उतनी वापस की डायरेक्शन में आ रही है, ऐसी तो होता नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेसिकली ये जो फ्लक्स की मैं बात यहां पे करता हूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमको पता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं नोट के तौर पे, आप सब लोग ध्यान में रखना कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जो भी हमारा फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस होता है दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, मैं यहां पे लिख दूं द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस
क्लोज्ड सरफेस बोलो या फिर एनक्लोज्ड सरफेस बोलो, बोलने का मतलब है स्पीयर ले लो, है ना, या फिर आप क्यूब ले लो, काही पण घ्या तुम्ही, पण तो एक एनक्लोज्ड असला पाहिजे, एक पर्टिक्युलर गोष्टीला तो एनक्लोज केला पाहिजे, बरोबर. थ्रू दी एनक्लोज लिख दूं मैं, चलो, एनक्लोज्ड सरफेस इज 0. अब ये क्यू मैं आपको बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है. तो यहां पे मैं ऐसे लिख दूं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0. ऐसा क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी अभी आपको दिया. देखो, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, वापस नहीं आएगी. तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स जो है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर. अगर मैं यही चीज माइनस के लिए कर दूं, यानी माइनस क्यू चार्ज के लिए कर दूं, तो यहां पे आएगा अंदर सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड. ये एनक्लोज सरफेस है बेटा, यानी इस चार्ज को जो है वो क्या किया है, एनक्लोज किया है. यानी अगर ये ऐसा चार्ज है तो पूरा वो स्पीयर के अंदर है, ऐसा हमको इमेजिन करना है. अब एनक्लोज सरफेस ऐसा भी ले सकते हो, स्पीयर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. अब यहां से फाई कितना होता है बेटा, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज एनक्लोज है ना, तो माइनस रहेगा. अब अगर मान लो मैंने सेम, है ना, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू को यहां पे रख दिया, तो प्लस क्यू से बाहर निकलेगी, बराबर, और माइनस क्यू से अंदर आएगी. तो सीधी सी बात है, यहां पे फ्लक्स कितना होगा, इस क्यू के वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू के वजह से माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल कितना हो जाएगा, 0. यानी अगर हम एक ऐसा सरफेस लेते हैं, एनक्लोज सरफेस लेते हैं, जिसके अंदर दो अपोजिट चार्जेस है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसको अपन डाइपोल बोलते हैं, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, 0. अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको पता है बेटा, है ना, मैं यहां पे लिख दूं, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. अब वही चीज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेता हूं, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो एग्जिस्ट नहीं होता. चाहे आप कितना भी छोटा बार मैग्नेट ले लो या फिर कितना भी छोटा मैग्नेट ले लो, उसके दो पोल्स होते ही हैं. तो एक पोल से फील्ड बाहर निकलेगी, दूसरे पोल से फील्ड अंदर आएगी, जिसके वजह से नेट फ्लक्स थ्रू दैट एनक्लोज सरफेस क्या रहेगा बेटा, 0, है ना. यानी अगर मान लो ये मैं बहुत ही छोटा बार मैग्नेट है, मान लो बहुत ही छोटा एटम, इतना छोटा, नॉर्थ और साउथ पोल अगर ये है, और इसको अगर मान लो मैंने एनक्लोज सरफेस में रख दिया, तो नॉर्थ से मान लो अगर बाहर जा रही है फील्ड लाइंस, तो साउथ को अंदर आएगी. तो सीधी सी बात है, इस पूरे एनक्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो है वो कितना रहेगा, 0. क्यों? क्योंकि नॉर्थ से बाहर जाती है, साउथ से अंदर आती है. तो यहां पे मैं एक नोट लिख देता हूं, आप ध्यान में रखना कि एज वी नो मोनोपोल्स यानी सिंगल पोल्स डजंट एग्जिस्ट. As we know, monopoles doesn't exist. Hence, net field lines crossing through enclosed surface is 0. है ना? Hence, flux is 0. Hence, flux is 0. Just आप इतना ध्यान में रखो, that is more than enough. Gauss law for electric field, Gauss law for magnetic field, all set, all done. Next, अब आखिरी टॉपिक यहां पे बचता है, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म. अब देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म में जितनी भी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में दी है उसको पूरी कर लो आप. मैं आपको उसके आइडिया दूंगा, बड़ा ही सिंपल है,
5 से 10 मिनट लगेंगे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक काम करता हूं, कहाँ लूँ मैं इसको, पहले लूँ या फिर बाद में लूँ, एक सेकेंड, चलो पहले ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अर्थ दिखाई दे रही है, आपको सब लोगों को पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अर्थ जी आहे ती एक बार मॅग्नेट सारखी बिहेव करते है ना, त्याला एक नॉर्थ पोल आणि त्याला एक काय असते साऊथ पोल असते। आता पुष्कळशा गोष्टी ज्या आहेत ना इथे कन्फ्युजिंग वाटतात मुलांना, है ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। खैर ना ही सीईटी में पूछेगा कोई, ना ही आपको बोर्ड्स में पूछेगा, सिंपल एक हाथ फॉर्मूला है वो जो रिजल्टेंट वाला होता है वही पूछेगा, बट स्टिल कुछ चीजें जो है वो आप ध्यान में रखो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। मैं आपको देखो सीधी सीधी एक बात बताता हूं, क्या एक सेकेंड, ना ये हो गई मान लो आपकी अर्थ, बराबर, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सी अर्थ है आपकी, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि दिस इज मान लो अर्थ को मैंने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल पार्ट में दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, ये आधा ये आधा, तो ये जो आपकी लाइन बन रही है, बराबर है, ये क्या कर रही है, अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर रही है। सिंपल, बस एक ध्यान में ले लो, बात की बाद में देखेंगे अपन। अब ये जो है बेटा अर्थ का ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, अब ये पॉइंट आपको पता है, दिस पॉइंट इज व्हाट, जी एन। देखो मैं जी बोला तो क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक, सॉरी ज्योग्राफिक, नॉट ज्योमेट्रिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये क्या है बेटा, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, आपको पता है ऊपर का पोल नॉर्थ, नीचे का पोल साउथ, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है ना। दिस इज व्हाट योर ज्योग्राफिक साउथ, बराबर। अब जो अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो ध्यान में रखना आप, यानी अर्थ जो मैग्नेट बिहेव करती है वो किस तरीके से करती है, मैं आपको अभी यहां पे बताने जा रहा हूं, ठीक है। समझ लेना, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट का मान लो यहां होता है, देखो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के तरफ आता है आपका साउथ, और जो साउथ है उसके तरफ आता है नॉर्थ। समझ में आ रहा है, अर्थ बिहेव्स एज बार मैग्नेट, लेकिन अर्थ का नॉर्थ और मैग्नेट का नॉर्थ ये सेम नहीं है, उल्टा पुल्टा है। अर्थ के नॉर्थ के तरफ मैग्नेट का साउथ है और इसके साउथ के तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं बताता हूं क्या चीज है। ये क्या है बेटा, आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, अभी अभी हमने देखा था, याद करो, है ना, एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, सो दिस इज एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, राइट। अब ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ, तो ये वाली एक्सिस क्या हो गई आपकी, ज्योग्राफिक एक्सिस में लिख देता हूं, बराबर। तो ये वाली क्या हो गई आपकी, मैग्नेटिक एक्सिस। बात समझी, देखो अर्थ, ये हो गई अर्थ की एक्सिस जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस। अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है, ऐसा आप इमेजिन करो, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, अगर खोद के देखोगे तो ऐसा मिलेगा नहीं है, लेकिन इसके जैसी वो बिहेव करती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो नॉर्थ के तरफ किसका साउथ होता है, मैग्नेट का, और साउथ के तरफ मैग्नेट का होता है नॉर्थ। नाउ द लाइन जॉइनिंग दिस नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस, नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक एक्सिस, सिंपल, बराबर। ये चीज होने के बावजूद अब इसको आप क्या बोलना चाहिए, मैग्नेटिक साउथ बोलना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक साउथ नहीं बोलते, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ ही होता है, बराबर, और ये जो है ये मैग्नेटिक साउथ ही होता है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ पास में है, मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिक साउथ ये दोनों पास में है, बात क्लियर है। ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस, बराबर है।
ज्योग्राफिक नॉर्थ के तरफ मैग्नेट का साउथ होता है, ज्योग्राफिक साउथ के तरफ मैग्नेट का नॉर्थ होता है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट जो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे हो और जहां पे आपका मैग्नेटिक क्या हो, साउथ हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अभी इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अपने को, ये मैंने छोटा बनाया ना, इसको अपने को खींचना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, है ना, ये ऐसा मैंने इसको खींच लिया बराबर, और इसको नॉर्थ और साउथ थोड़ा सा मैं और सामने लेके जाता हूं। ये है आपका साउथ और ये है आपका नॉर्थ। मान लो ये वाला पॉइंट यहां पे है, ये वाला पॉइंट यहां पे है, बराबर है। तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट जो आपके अंदर, यानी सॉरी बार मैग्नेट नहीं, दिस इज द अर्थ्स मैग्नेट। अब सीधी सी बात है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ में जाके क्या होगी बेटा, एंड होगी, है ना। देखो, नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ में जाके एंड होगी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो आपकी अर्थ की मैग्नेटिज्म आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। समझ में आ रहा मैंने क्या निकाला, बराबर। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं ताकि हम थोड़ा सा समझ सके और चीजें जो हमको सीखनी जरूरी है, बराबर। तो ये बड़ा ही सिंपल है कि ये हो गया आपका ज्योग्राफिक एक्सिस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक, देखो ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, बराबर है। दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ। वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। अब चलते हैं मेरिडियन पे। किस पे चलते हैं हम, मेरिडियन पे। 2 मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी ये क्या चीज है, देखो, अगर मान लो मैं अर्थ को, ये पूरा एक अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये अर्थ की होगी ज्योग्राफिक एक्सिस, तो मैं अर्थ को ऐसे कट करता हूं, यानी आप आलू लो गोल वाला और उसको बराबर ऐसा खड़ा कट करो, तो जो आपको प्लेन मिलेगा दैट इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन। और अगर मान लो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक एक्सिस ली और कुछ इस तरीके से काटा, तो वो जो प्लेन मेरे को मिलेगा दैट इज व्हाट योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन आई सपोज क्लियर, बराबर। फिर से एक बार देखो, अगर मैं अर्थ को ऐसे काटूंगा, है ना, अब ये पूरा ऐसा बॉल है, ऐसा काटूंगा और बाद में जब मैं ऐसा देखूंगा तो ऐसा प्लेन दिखेगा आपको, बराबर। तो वो प्लेन दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये वाला प्लेन दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये भी चीजें हमारी यहां पे खत्म होती है। अब कहीं पे भी इन दोनों के बीच में, समझ में आ रहा है, कहीं पे भी इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा ये एंगल, है ना। कहीं पे मिलता है, कहीं पे नहीं पे भी मिलता, कहीं नहीं भी मिलता है आपको। देखो, अगर मान लो अर्थ को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पॉइंट बताया, ये एक पॉइंट बताया, ये वाला और ये बताया, लेकिन इसको अगर आप ऐसा करोगे तो दोनों लाइन सरीके दिखेगी एक जैसी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो फिर से एक बार, मेरे पास कुछ है क्या, देखो कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये देखो, ये फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट बनाया मैंने, यहां पे एक पॉइंट बनाया, फिर यहां पे एक पॉइंट बनाया और मैंने यहां पे एक पॉइंट बनाया, लेकिन जब मैं इसको ऐसा देखूंगा, आप देखो सामने से देखूंगा, दोनों पॉइंट आपको सेरी के दिखेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा, 0। लेकिन कहीं कहीं प्लेस में ये आपको दोनों के बीच का एंगल मिलता है ना। इस एंगल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ये मैं आपको सामने बताऊंगा, है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ डीप होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं थ्योरी पार्ट पे चलता हूं। देखो सीधी सी बात है, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ अलोंग ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप नीडल को, कौन सी नीडल, मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कर दो फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ क्या करती है, वो इंडिकेट करती है। समझ में आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेट का नीडल जो हमको दिखता है रेड वाला दैट इज नॉर्थ, बराबर। और जो या फिर मैं ये बात करूंगा कि यहां पे जो भी मेरा नीडल होता है ना, वो आपका आपका नॉर्थ और साउथ जो भी है वो डायरेक्शन दिखाता है। कभी रेड होता है, कभी ब्लू होता है, उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल पकड़ो कि मैंने ये ऐसा नीडल पकड़ लिया, एक क्या पकड़ ली मैंने, ऐसी एक नीडल पकड़ ली, है ना। अब सपोज करो ये है नॉर्थ नीडल का और ये है साउथ नीडल का, बराबर। अब इस नीडल को अगर मैंने ऐसा मेरे अर्थ पे लग दिया, तो ये जो नीडल है वो कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट कर रही है। देखो ये देखो, ये है आपका नॉर्थ पॉइंट करेगी और ये आपको साउथ पॉइंट करेगी। अब सीधी सी बात है, नॉर्थ के तरफ अगर नॉर्थ होता तो रिपेल होता ना, नॉर्थ के तरफ साउथ है,
करके वो रिपेल नहीं होता। सीधी सी बात है, जो भी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ जो मेरे को दिखा रही है, वो नॉर्थ किसका नॉर्थ रहेगा? ज्योग्राफिक का नॉर्थ रहेगा, मैग्नेटिक का नॉर्थ नहीं रहेगा, वो मैग्नेटिक का साउथ रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो मैंने बोला उसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, है ना, रिवाइंड करके देखना कि अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखता हूं तो हमेशा मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, यानी इधर नॉर्थ दिखाएगी, इधर साउथ दिखाएगी। कभी भी नॉर्थ की तरफ नॉर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है बेटा, देखो अभी ज्योग्राफिक नॉर्थ दिखा रहे, बात सही है, लेकिन क्या इधर मैग्नेटिक यानी जो बार मैग्नेट हम इमेजिन कर रहे हैं उसका नॉर्थ होगा क्या? वहां पे नहीं। समझ में आ रहा है? वहां पे क्या होगा? उसका साउथ होगा। तभी तो ये नीडल का नॉर्थ उधर अट्रैक्ट होगा ना, और इधर क्या होगा? साउथ अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? और इसीलिए जब भी हम नीडल डायरेक्टली बताते हैं कि कैसी चीज, यानी अगर उसको छोड़ देते हैं तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के तरफ क्या होती है बेटा? अलाइन होती है ना। और उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको? बार मैग्नेट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको अर्थ का। If it has a freedom to rotate about horizontal axis, it inclines with some angle with the horizontal in the vertical north-south plane. यानी अगर मैं नीडल ऐसा रखूंगा तो वो ऐसी ही नहीं फ्रीली रोटेट होगी, लेकिन वो ऐसी भी हो सकती है अलग अलग आपके प्लेसेस पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ की हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे देखते हैं सामने। ये आपको डायग्राम तो मैंने क्लियर करवा दी है। देखो मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हो एम डैश क्या है? आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। देखो ये वाली डायग्राम देखो किधर गया, ये देखो एम डैश, देखो द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद चलेंगे हम मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इक्वेटर यानी क्या? ये वाली लाइन, ये दिख रही है आपको बी डैश, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर। अब सर ये कैसा किया आपने? याद करो, एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? इक्वेटर। तो वही चीज है, दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। ये पूरा सर्कल बनाती है, ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। अ ग्रेट सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल। इट हैपेंस टू पास थ्रू इंडिया नियर द थिरुवनंतपुरम। मैग्नेटिक इक्वेटर पास होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन के बारे में मैंने अभी अभी आपको समझाया, और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में भी अभी आपको मैंने क्लियर कराया। अब देते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये देखो, angle between geographic and magnetic meridian at a place is called magnetic declination alpha. The declination is small in India. इंडिया में देखो 0.58 वेस्ट एट मुंबई मिलता है, एंड 0 डिग्री 41 मिनट, नॉट 0.58, इट इज 0 डिग्री 58 मिनट्स, ओके, एंड दिस इज 0 डिग्री 41 मिनट्स ईस्ट एट द दिल्ली। Thus at both the places magnetic needle show true north accurately, यानी जितना कम रहेगा ये एंगल उतना ज्यादा मैग्नेटिक नीडल ट्रू नॉर्थ और साउथ आपको बताएगी। तो यहां पे आप देखो ये प्लेन दिख रहा है आपको, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों के बीच का एंगल, दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, बराबर। अब एक और होता है, दैट इज एंगल ऑफ डीप। अगर मान लो अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एंगल बनाती होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन से, ये क्या है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन से, तो उसको बोलेंगे हम क्या? एंगल ऑफ डीप। यहां पे देखो दिया होगा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डीप। द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजेंटल एट ए प्लेस इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन और द एंगल ऑफ डीप। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप कंपास रखते हो तो वो ऐसी हॉरिजेंटल नहीं होती, वो ऐसी वर्टिकल भी हो सकती है। तो ये जो भी एंगल बनाती है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? डीप एंगल, दैट्स इट। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। अब देखेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो भी आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दैट इज बी कॉस फाई होगा, वर्टिकल बी साइन फाई होगा। दोनों के रिजल्टेंट के लिए आपको ये फॉर्मूला दैट इज वेक्टर्स में हमने पहले ही इसको क्लियर करवाया है, तो ये आपको इजीली
मैनेज हो जाएगा, है ना। यानी दो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। तो ये सीधी सीधी आपको चीजें मिल जाती है। और अगर फाई निकालना है तो बीवी अपॉन बी एच करेंगे। देखो बीवी अपॉन बी एच करेंगे तो बीबी कैंसिल हो जाता है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई यानी टेन फाई हो जाता है। तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बीवी बाई बी एच, दैट्स इट। अब मैग्नेटिक मैप्स ऑफ द अर्थ, अगर आपने ज्योग्राफी में देखा होगा तो अलग अलग आप लाइंस देखते हैं, आइसोबेरिक लाइंस जहां पे प्रेशर कैसे हो सेम, है ना, आइसो थर्मल लाइंस जहां पे टेम्परेचर कैसा होता है सेम। तो उससे हम एक मैप बनाते हैं ज्योग्राफी में कि कहां पे ज्यादा प्रेशर है, कहां पे कम है ना, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहां पे कम है, ये सारी चीजें अगर आपने देखी होगी ज्योग्राफी में। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ज्यादा कहीं कम होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके बाद एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, उसके बाद एंगल ऑफ डीप, ये जो तीनों एंगल है ये अलग अलग वैरी होते रहते हैं। तो जहां जहां ये चीजें सेम होती है वहां वहां अगर हम लाइन बनाते चले, कनेक्टेड करते चले, तो वो एक अपनी अपनी लाइन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बी एच सेम हो तो आइसोडायनामिक लाइंस हो जाती है, वो आइसोडायनामिक, ठीक है। अगर अल्फा सेम हो, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम हो, तो आइसोगोनिक लाइंस कहा जाता है, इसको आइसोगोनिक लाइंस। और अगर मान लो फाई जगह सेम है तो उसको आक्लिनिक लाइन बोलते हैं, है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मुझे लगता है यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना। यस, मैं आपको बता दूं कि यहां से हमको क्या चीजें याद में रखनी है ताकि हम सीईटी या फिर हम क्या बोलते हैं बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिए जेई की बात करेंगे तो पूरे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। खास करके जो एंगल ऑफ डीप है ना, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसको अच्छे से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं सीईटी और इसके हिसाब से चलूं तो आप देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे स्टार कर देता हूं, ये बात आप पूरी अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद बार मैग्नेट में एक्सिस क्या होता है, ठीक है, इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ये आप करके चलो। उसके बाद इसको एज सच उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको नहीं पूछा जाता, बट स्टिल ये इतना ही करो, ये करोगे तो भी इनफ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एकदम, ये पूरे के पूरे ही करना, ये एकदम 3 स्टार है। उसके बाद ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है। उसके बाद गॉस लॉ बस ध्यान में रखो, थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद अर्थ्स मैग्नेटिज्म में आपको एज सच ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, बट ये जो 2 चीजें है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये एक, और उससे भी इंपॉर्टेंट दैट इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और द एंगल ऑफ डीप, इसको अच्छे से करते हुए चलो। ये जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है ये वाला, बस बाकी अगर आप छोड़ भी देते तो भी इनफ है, कुछ ज्यादा सोचने की समझने की यहां पे जरूरत नहीं है। अब चलेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं यहां पे कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली इतना है। इक्वेटर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी इक्वेटर दिया है आपको, कितना है बेटा, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ओके, कैलकुलेट अर्थ्स डाइपोल मोमेंट, यानी आपको m निकालना है कितना है, अगर रेडियस दिया गया है आपको r कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, म्यू नॉट की वैल्यू हमको दी गई है। सीधी सी बात है, आपको यहां पे अर्थ दी गई है, बराबर है, और बोल रहा है एट द इक्वेटर, यहां पे इक्वेटर पे अप्रोक्सीमेटली आपको बी दिया गया है, बराबर, मैं सेंटर से पकड़ूंगा यहां पे, है ना। तो कैलकुलेट अर्थ्स डाइपोल मोमेंट, बराबर। अब यहां पे आपको पता है जो अर्थ का बार मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में कोई एंगल नहीं ले रहे हैं सच हम। तो मान लो ये आपका है नॉर्थ और ये है आपका साउथ, तो ये हो गई आपकी एक्सिस और ये हो गया आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर का फील्ड दिया है और पूछा, या आपको डिस्टेंस भी दिया है, यहां से आपको पूछा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो यू नो इट वेरी वेल, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है बेटा जब हम फॉर्मूले सीखते हैं, है ना। तो आपको पता है बी इक्वेटर का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, सिर्फ m है।
ट्वाइस एम नहीं है, ट्वाइस एम एक्सिस पे होता है। तो बस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको 10 टू द पावर -7 हो जाती है, क्योंकि 4 पाई कैंसिल हो जाता है। m अपॉन आर क्यूब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्यूब, है ना। और ये वैल्यू कितनी है बी इक्वेटर की, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। तो बस यहां से m कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्यूब आ जाएगा इधर, इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -7 होगा। इसको हम m करके बुलाएंगे, बराबर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, 6.4 इंटू 6.4 दैट इज b इक्वेटर इज इक्वल टू, ओके, इंटू में 6.4 फॉर सिंप्लिसिटी कर रहा हूं, इंटू 10 टू द पावर 6 3 18 हो जाएगा, है ना, 6 3 18 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -7, है ना। चलो सॉर्टेड है। सॉल्व करेंगे इसको, पहले पावर सॉल्व कर लेंगे हम। 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, पहले इसको माइनस कर लेते, चलो ये हो जाएगा 13, है ना। 18 में से 5 निकाल देंगे, बचे 13, 13 में 7 बना देंगे, ये हो जाएगा 20, सो 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कैसा करेंगे, 6.4 का पहले हम ले लेंगे स्क्वायर, है ना। तो ये 64 का स्क्वायर 4096 होगा, तो 40.96 जहां तक मुझे समझ रहा है, ठीक है। तो इसको हम राउंड फिगर ले लेते हैं 41, यानी ये दो चीजों की वैल्यू मिली मुझे 41 ना। 41 इंटू मैं पहले 4 कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 16, यानी ये हो जाता है 164। तो ये तीन चीजें मिला के, ठीक है, ये आपको मिल जाती है क्या, दैट इज 164 इंटू अगेन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 20, बराबर। बस इसको ही सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो 164 इंटू 6.4 ना, 4 4 16 1 24 25 5 2 4 के 4 2 6, ठीक है। 6 24 4 2 36 37 38 3 6 के 7 9 6 9 8 7 14 1 10496, है ना, एक पॉइंट आएगा। तो मैं इसको राउंड फिगर 1050 कर लेता हूँ, 49.6 है तो 1050, तो दैट इज इक्वल टू 1050 इंटू 10 टू द पावर 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आप चीज यहां पे ध्यान में रख लेना, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं, फिजिक्स में ऐसा ही होता है, पावर्स में थोड़े से कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट करना सीखो, थिंग्स विल बी क्लियर्ड। नाउ कुछ एमसीक्यू। Let r be the distance of a point on the axis of a bar magnet from its center. The magnetic field at r is always proportional to, देखो कौन सा बोला है, एक्सिस। फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज बी एक्सिस इज इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन आर क्यूब। तो सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन, ठीक है। ये कैसा प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, नहीं। परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये भी नहीं। पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, है ना। और ज्योग्राफिक एक्सिस से कौन पास होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ आर सेम एट सम प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मैग्नेटिक डीप एंगल कितना रहेगा। देखो बड़ा ही सिंपल है, कैसा, आपको दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इज इक्वल टू बी वी है, और आपको पूछा है एंगल ऑफ डीप कितना है। आपको पता है एंगल ऑफ डीप होता है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी एच अपॉन बी वी, है ना। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, बराबर है। तो सॉरी, बी वी अपॉन बी एच होता है, नॉट बी एच अपॉन बी वी होता है, ठीक है। तो बी वी अपॉन बी एच, बराबर है, बिकॉज बी वी इज बी साइन फाई एंड दिस इज बी कॉस फाई, एंड दैट्स वाई वो आपका हो जाता है। तो अब ये बी वी और बी एच तो एक ही है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 यानी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख दूं tan इनवर्स ऑफ 1 यानी ही 45 डिग्री। यहाँ पे देखो 45 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट होते हैं।
आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट, बिल्कुल नहीं। आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नहीं। आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देखो बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो हैज द एंगल ऑफ डीप इक्वल टू, अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो एंगल ऑफ डीप कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर नहीं होगा तो कैसा मिलेगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है तो जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सीधी सी बात है, जो भी एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, यहां पे 0 रहेगा। आई होप दैट इज क्लियर, ओके। हाँ, नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 लाइज एट, कहां होगा, वन ऑफ द जियोमैग्नेटिक पोल्स में, ज्योग्राफिक पोल्स में नहीं होगा, जियोमैग्नेटिक पोल्स में होगा। जहां पे आपका पोल रहेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट फुल रहेगा। देखो आपको बताता हूं, मान लो ये अर्थ है ना, और अर्थ का मान लो यहां पे ये जो बार मैग्नेट है, आपको पता है बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से होता है, और यहां पे साउथ और यहां पे नॉर्थ होता है। अब मान लो यहां से लाइन निकली और यहां जाके एंड हो गई, तो अब यहां पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट ही है मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल तो एब्सेंट है, यहां पे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल एब्सेंट है। सेम होता है, ध्यान में रखना। पोल्स पे आपके फुल्ली वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं और इक्वेटर पे आपके फुल्ली क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज बी एच इज इक्वल टू 0, बराबर। यहां पे हम लिख सकते हैं बी वी इज इक्वल टू 0 डिपेंडिंग ऑन द एंगल, एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना करो, मोर देन इनफ है। इसको रिवाइज करते रहो, जितने टॉपिक्स मैंने आपको टिक मार्क करवा के दिए, समझने के लिए तो पहले पूरे समझ लो, लेकिन जितना टिक मार्क करवा के दिए है उतने करो, दॅट विल बी वेल इनफ, फाईन। तर इथे मी थांबतोय, तुमचं जास्त वेळ घेणार नाही, कारण मला माहिती आहे तुम्ही आजपासूनच सीईटीच्या एक्झामला सुरू करणार आहात, राईट। म्हणून जेही काही कॉन्ट्रीब्युशन होऊ शकते 11th मधून, ठीक आहे, ते आपण इथे करतोय आणि ते तुम्ही पॉझिटिव्हली घेऊन तुम्ही तुमच्या कामाला लागाल, एवढीच अपेक्षा करतो। ठीक आहे बेटा, दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थँक यू सो मच, टेक केअर अँड बाय बाय।